हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज से आप लोगों का क्लास करेंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। आप लोग ये नोट्स जो है फंडामेंटल फिजिक्स में आ करके ले लें, एक एक कर करके आएंगे और 50 रुपया दे कर करके ये नोट्स ले लेंगे और हम यहाँ पर जो पढ़ाएंगे प्रत्येक टॉपिक वाइज आपका ये स्टार्ट होगा और एक एक कर करके हम प्रत्येक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि ये आकर के ले लें, जिससे आपको घर में बैठ कर के पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आप लोगों के बीच स्टार्ट कर रहे हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी एक न्यू ब्रांच है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक इसके पहले जो हमने आप लोगों को पढ़ाया था वह पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे जिसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहे, अर्थात एट रेस्ट इलेक्ट्रॉन। इसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन जो है आपका मोशन में रहेगा, इन मोशन। अब मोशन में इलेक्ट्रॉन हमारा दो तरह का रह सकता है। एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक होता है वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी और एक हो गया आपका वेरिएबल वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है और वेरिएबल वेलोसिटी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का पार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये हमारा पार्ट बन जाता है। कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक ब्रांच हो जाता है फिजिक्स का, एक सेकेंड ब्रांच हो जाता है। पहले भी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि फिजिक्स को हम यहाँ पे 12 में 5 ब्रांच में बांटे हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो हम लोग जो इस ब्रांच में जो पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सेकेंड ब्रांच पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इस ब्रांच में आपको पता होना चाहिए कि हम सारे ब्रांच पढ़े, तो ये चीज़ जान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज के बारे में स्टडी किए और चार्ज के बारे में जो स्टडी किए, चार्ज वहाँ रेस्ट में था, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन मेरा मोशन में रहेगा। लेकिन किस तरह प्रकार के मोशन में रहेगा? तो ये मोशन रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी, अर्थात नियत वेग से इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा। एक बात को आप ध्यान दे दें कि ऐसे भी आप अगर ये सोच के चलें कि आखिरकार ये विद्युत धारा होता क्या चीज़ है, हम कैसे इसको समझें कि ये बना कैसे है, किस तरह से हम इसका उपयोग में ला रहे हैं। तो याद रखिए कि जितने भी सारे मेटल हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
जितने भी सारे मेटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में पाया जाता है। अब ये चीज़ जान लीजिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे एल्युमिनियम में हो जाए, कॉपर में हो जाए, आयरन में हो जाए, ये सब में इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में पाया जाता है। और फ्री अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाया तो जाता है, लेकिन इसके अंदर उस इलेक्ट्रॉन का वेग जो है लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार में दौड़ते रहता है। ध्यान दें इस बात पर कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वह दौड़ रहा है। लेकिन क्या हमें इसका अंदाजा कभी चला है कि इसे फ्री अवस्था में, यानी अगर हम उस पर किसी भी प्रकार का उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन का रफ्तार जो है 1,00,000 मीटर पर सेकेंड रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसे एक विद्युत क्षेत्र इस पर आरोपित कर देते हैं, अर्थात एक विभव के स्रोत से जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गतिशील हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गतिशील हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि हम जब कोई वायर है, तार है, अब आप ही सोच के देखिए कि एनटीपीसी से हम तक जो बिजली पहुँच रही है, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये जो जितने भी सारे एल्युमिनियम के वायर हैं, एल्युमिनियम के प्रत्येक एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हम वहाँ से विभव उस पर आरोपित करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लगता है और इलेक्ट्रॉन को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक एल्युमिनियम के प्रत्येक वायर में जो है एटम मौजूद है। इस कारण से जो है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वह एक नियत वेग से गतिशील हो जाता है। तो हम लोगों को इस ब्रांच में, इस यूनिट में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन मोशन में ही पढ़ते हैं। लेकिन ये कैसा मोशन होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग पहले इस नोट्स को अपने पास में रख लें और इसके बाद हम लोग एक एक कर करके डिफिनेशन के माध्यम से इसको जानेंगे कि किस तरह से हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सबसे पहले डिफिनेशन को जान ले करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धारा विद्युत। धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। भौतिकी की वैसी शाखा जिसमें गति आवेश का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की वैसी शाखा जिसमें गति आवेश का अध्ययन किया जाता है धारा विद्युत कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो है आवेश का स्टडी करते हैं, लेकिन किस में करेंगे? मोशन में करेंगे। और जब चार्ज का स्टडी हम मोशन में करते हैं तो उसे धारा विद्युत कहते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको एक बात बता दिए हैं कि लेकिन किस प्रकार का मोशन होना चाहिए? गति होना चाहिए, लेकिन कैसा गति? नियत वेग से गतिशील होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए। अगर वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट नहीं रहेगा और वो पार्ट मैग्नेट में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस बात को कि हम जो यहाँ स्टडी करने वाले हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का स्टडी करते हैं। ओके, इंग्लिश में भी इसका डिफिनेशन आपको नोट्स में दोनों चीज़ मिल जाएगा, इसलिए आप इसे नोट्स को ले लें और इससे आपको पढ़ने में सुविधा होगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charge in motion is called current electricity. The branch of physics which deals with charge in motion
इज कॉल्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान देंगे कि करेंट, पहले तो ध्यान दीजिए करेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू करेंट इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो करेंट इलेक्ट्रिसिटी बना है कैसे बना है, तो करेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी से। और करेंट मीन्स क्या होता है, तो करेंट मीन्स फ्लो। फ्लो मतलब प्रवाहित होना। क्या प्रवाहित होना, तो आवेश प्रवाहित होना। क्या कहलाएगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। फ्लो का मतलब क्या, एक प्रकार का मोशन। मोशन, फ्लो मीन्स मोशन, करंट मीन्स फ्लो, फ्लो मीन्स मोशन, अर्थात करंट मतलब मोशन। मोशन होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। तो मोशन पढ़ना है चार्ज का, और ये चार्ज का मोशन क्या कहलाएगा, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो इस ब्रांच में हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग स्टडी जो करेंगे, चार्ज का स्टडी हम करने वाले हैं, लेकिन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी स्टडी करेंगे। नियत वेग से जब आवेश गतिशील हो तो इसे धारा विद्युत कहा जाता है। चलिए, आप लोग को अब ये धारा विद्युत समझ में आ गया कि इस तरह से हम लोग धारा विद्युत पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इस चैप्टर में फर्स्ट पेज पर ही हम सारा बात का एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरह से आपका टोटल डिटेल से एक्सप्लेन एक एक पॉइंट पर हम करते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ लिखा रहा है, इस नंबर पर आप जो है कॉल करेंगे और हमें सूचित करेंगे कि अब देखिए, एक नई बात यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। इस चैप्टर में हमको मात्र 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग यहाँ पर विद्युतीय परिपथ के बारे में जानना है और विद्युत धारा के बारे में जानना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपका 12 बेस चैप्टर जो ये, क्योंकि ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आप 10th में भी पढ़े हैं, और वही बेसिक सब सारे चीज़ को यहाँ पर हम बताएंगे। पहले जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ को पढ़ चुके हैं, जैसे ओम का नियम होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये सब सेल हो गया, सेलों का संयोजन हो गया। सारी बात को इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। इसीलिए देखिए, आप अगर इसको घर में बैठ करके भी अगर इस तरह से इसे पढ़ेंगे, और हल्का चैप्टर है जिससे आपको पढ़ने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा से आप लोग इसको समझेंगे। और हल्का चैप्टर है, इसीलिए आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सेकेंड चैप्टर जो है थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा मज़ेदार भी है, और वो चैप्टर का नाम होगा किरचॉफ का नियम और विभव मापी। तो किरचॉफ का नियम और विभव मापी, किरचॉफ का दूसरा नाम किर्चहॉफ भी होता है। आप किर्चहॉफ भी इसे समझेंगे या किरचॉफ भी बोलेंगे। एनसीईआरटी के बुक में किर्चहॉफ लिखा हुआ है, लेकिन दोनों नाम सही है, अंग्रेजी नाम सेम टू सेम रहता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग इस चैप्टर में पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम दीजिए इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। और सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा का डेफिनेशन को नोट करेंगे। विद्युत धारा
इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इसका डेफिनेशन नोट से नोट करेंगे। तार के किसी अनुप्रस्थ काट से, तार के किसी अनुप्रस्थ काट से विद्युत आवेश के परिवर्तन की दर, फिर से सुने, तार के किसी अनुप्रस्थ काट से विद्युत आवेश के परिवर्तन की दर विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत आवेश के परिवर्तन की दर विद्युत धारा कहलाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। अगेन, द रेट ऑफ change of electric charge through any section of wire is called electric current. Okay, अब यहाँ पर ये समझेंगे कि विद्युत धारा और किसी अनुप्रस्थ यानी किसी तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला, पहले तो ये एक वायर है और इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, अगर मान लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल्टा क्यू इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में पास करता है, तो डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। आई का फॉर्मूला हो गया आपका डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और ये आई जो है हमारा एवरेज हो जाता है, और इसी को जब हम इंस्टैंटेनियस में कन्वर्ट करेंगे तो आई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। नोट्स में आपका डेल्टा क्यू को डिटेल किया गया Q2 माइनस Q1 बटा T2 माइनस T1। ऐसे आप इसको ये भी समझें कि T1 बराबर 0 पर Q1 बराबर 0 एंड T2 बराबर T पर Q2 बराबर Q। तो इस तरह से I बराबर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Q बाय T। I के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा Q बाय T, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम, और चार्ज के लिए यूनिट हमारा कूलम होता है और टाइम के लिए सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड जो है इसका एसआई यूनिट हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड का ही हम लोग एम्पियर कहते हैं। कूलम्ब पर सेकेंड का ही दूसरा नाम एम्पियर होता है, और एम्पियर एक ऐसा एसआई यूनिट है कि जो 7 फिजिकल क्वांटिटी में हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी सम्मिलित है। 7 फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपका सम्मिलित है द्रव्यमान, लंबाई, समय और विद्युत धारा। विद्युत धारा यहीं पे सम्मिलित है, विद्युत धारा जिसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। तो ये जो एम्पियर जो है ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अर्थात मूल भौतिक राशि, ये हमारा एम्पियर विद्युत धारा हो जाता है, और इसका एसआई यूनिट जो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर पहले ध्यान दें, आई के लिए फॉर्मूला Q बाय टी, आई के लिए फॉर्मूला Q बाय टी। अब ध्यान देंगे एक चीज पर कि अभी तो हम लोग यहाँ पर सीख चुके कि धारा के लिए फॉर्मूला, विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला हो गया Q बाय टी, आई इक्वल टू Q बाय टी। लेकिन Q के बारे में हम इस बात को जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैं यहाँ पर ये बात जान रहा हूँ कि चार्ज क्या होता है। किसी वस्तु से
कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उतना नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें किससे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से, तो बॉडी पे टोटल चार्ज निकलता है, अर्थात Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। तो चलिए यहाँ पर हम कैपिटल N का इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। कितना नंबर है, तो ये I के लिए फॉर्मूला हो गया NE/T, I बराबर NE/T, और यहाँ Q के बदले में यहाँ NE आ गया, और N जो है ये प्रति सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है किसी अनुप्रस्थ चालक काट से। अगर मैं कहूँ कि ये एक अनुप्रस्थ का क्रॉस सेक्शन एरिया है और इससे पर सेकेंड n इलेक्ट्रॉन पास होता है, तो पर सेकेंड अगर n इलेक्ट्रॉन पास होता है तो n/t इक्वल टू स्मॉल n। इस तरह से I के लिए जो फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू NE, I के लिए फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल n इंटू E। और याद रखिए यहाँ पर कैपिटल N जो है किसी वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, और आता है तो बॉडी पर चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो कितना पहले चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन जो है पर सेकेंड कितना पास कर रहा है, तो किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड पास करने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, स्मॉल n प्रति सेकेंड पास करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, पर सेकेंड पास करने वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या स्मॉल n है। इसलिए यहाँ पर इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो I के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Ne। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका कुछ रिमेंबर पॉइंट भी है और उसको ध्यान से इसको पढ़ेंगे, जिससे आप इसको आसानी से सारी बात को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए कुछ रिमेंबर पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। विद्युत धारा विद्युत आवेश पर निर्भर करता है। बताइए इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पर कि I के लिए जब फॉर्मूला Q/T है, तो क्या विद्युत धारा मेरा आवेश पे डिपेंड नहीं है? यस, विद्युत धारा हमारा आवेश पर निर्भर करता है। विद्युत धारा किस पे निर्भर करता है? तो आवेश पर निर्भर करता है। सेकेंड टॉपिक पॉइंट पर ध्यान देंगे। वैसी धारा जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती है, वैसी धारा जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती है, धारा हो लेकिन किसके द्वारा हो? इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो, तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। मैं इसका डिफिनेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए आपको मैं इस पॉइंट पर जिक्र किया कि वैसी धारा जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर उत्पन्न होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। और थर्ड पॉइंट में, ये सेकेंड पॉइंट था, और थर्ड पॉइंट पर हम लोग अगर बात कर लें तो थर्ड पॉइंट में इस बात को जाने कि विद्युत धारा का परिमाण, विद्युत धारा का परिमाण I इक्वल टू Q/T, अर्थात द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर Q/T, I इक्वल टू Q/T, I इक्वल टू Q/T। लेकिन ध्यान रखें, अगर छोटे आवेश की बात हो, छोटे आवेश की बात हो, पॉइंट नंबर 4, छोटे आवेश dq के लिए एक छोटा समय अगर dt होता है तो विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज अपॉन टाइम, इसलिए dq अपॉन dt ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। किसके लिए? तो विद्युत धारा के लिए, छोटे आवेश और छोटे समय के लिए। ओके, बहुत अच्छा, बहुत। इसके बाद जो आपको 5वां नंबर पॉइंट पर हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 5, रिमेंबर पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। एक बात का ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक करंट के पास, इलेक्ट्रिक करंट के पास
मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, और डायरेक्शन मतलब दिशा। इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। लेकिन ध्यान रखिए, अब तक में जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वैसा भौतिक राशि जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो वह होता है वेक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये सदिश नियमों का, सदिश के योग नियम का ये पालन नहीं करता है, एडिशन लॉ का पालन नहीं करता है। और जब ये सदिश के रूल को जब फॉलो नहीं करता है, इस कारण से इसे अदिश राशि कहा जाता है। तो ध्यान रखें, विद्युत धारा के पास क्या क्या चीज है? परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन सदिश राशि नहीं है। ये कैसा राशि है? तो ये एक प्रकार का अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें आप एक फिगर के माध्यम से भी इस बात को समझ सकते हैं। इसी में आपको नोट्स में आपका एक फिगर दिया हुआ है, उस चीज को जरा सा गौर से जरा सा देखें। आपको यहाँ पर आई के बारे में बताया गया। आई जो है यहाँ पर फ्लो किया जा रहा है ए और बी, और यहाँ पर आपका सी हो गया, ये आपका R1 हो गया, और I1 जो है आपका 6 एम्पियर। अगर आपको नहीं दिख रहा हो नोट्स में तो बढ़िया से देखेंगे, I1 हमारा 6 एम्पियर है, और I2 जो है आपका 6 एम्पियर ये भी है, और इस जगह पर हमारा I2 हमारा यहाँ पर 4 एम्पियर, और I3 जो है हमारा यहाँ पे 6 एम्पियर हो जाता है। तो सबसे पहले देखें, पहले फिगर को पहले देख लेते हैं। AB प्लस BC नियम कहता है, AB प्लस BC वेक्टर लॉ के अनुसार से AB प्लस, देखिए इसका एरो यहाँ है और इसके पीछे ये एरो लगा है, AB प्लस BC इक्वल टू AC। अब यहाँ पर इस चीज को गौर करें कि AB का वैल्यू 6 एम्पियर है, BC का वैल्यू भी 6 एम्पियर है। हमारा यहाँ पे 10 एम्पियर करंट को हम भेज रहे हैं, तो ये 6 चला गया, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, इधर कितना चला गया? 4 एम्पियर। अब यहाँ पर ये समझें कि इसके पास 6 एम्पियर और इसके पास 4 एम्पियर, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन ये 6 एम्पियर इधर भी आएगा तो 6 एम्पियर में आएगा ना, तो 6 प्लस 6 ये तो आपका 12 हो जाएगा, लेकिन हमको AC में पास कितना हो रहा है? 4 एम्पियर। तो ये जो है नॉट इक्वल टू 4 एम्पियर, अर्थात ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करता है। सदिश के योग नियम का पालन जब ये नहीं करता है, इसलिए इसे अदिश राशि की श्रेणी में रखा गया है। ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। तो इसको ध्यान से इतना पढ़ेंगे। विद्युत धारा का अब एक अगला पॉइंट ले लेते हैं, 6 पॉइंट नंबर पॉइंट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, जस्ट आपने सीखा कूलम पर सेकेंड, अर्थात इसको एम्पियर बोलेंगे, कूलम पर सेकेंड, और इसको हम लोग एम्पियर के नाम से जानेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ESU, ये सीजीएस यूनिट भी होता है, आप लोग को पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट मीन्स सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट अर्थात ESU को हम लोग स्टेट एम्पियर के नाम से जानते हैं, स्टेट एम्पियर के नाम से जानते हैं।
और 1 एम्पियर बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट एम्पियर। स्टेट एम्पियर, ये आपका 1 एम्पियर जो है ये बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट एम्पियर के। उसी तरह से 1 एम्पियर जो बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU। याद रखें, स्टेट एम्पियर और ESU बोथ आर सेम यूनिट, और इसी को हम लोग CGS यूनिट भी बोलते हैं। CGS यूनिट जैसे SI यूनिट होता है, SI यूनिट में हम लोग एम्पियर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाए कि CGS यूनिट क्या होता है तो CGS यूनिट हमारा ESU या स्टेट एम्पियर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को EMU शॉर्ट में बोलते हैं, EMU। इसे याद रखेंगे आप लोग, EMU। और 1 एम्पियर बराबर होता है 1/10 अवे एम्पियर। AB मतलब अवे पढ़ेंगे इसे, AB एम्पियर, अवे एम्पियर। और 1 एम्पियर बराबर होता है 1/10 अवे EMU। EMU का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और डायमेंशन जो है आपको इसका पता ही होगा, डायमेंशन, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट के लिए, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप ए भी इस्तेमाल करें या इसमें आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए भी इस्तेमाल करते हैं या तो आप आई भी इस्तेमाल करें। एनसीईआरटी बुक को अगर फॉलो करते हैं तो डायमेंशन आप ए का इस्तेमाल करें, बेहतर आपके लिए होगा कि आप डायमेंशन ए का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अब जो है 10वां पॉइंट जो है रिमेंबर पॉइंट का है। एक ये छोटा बात ये प्रत्येक बच्चे को जानकारी है, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। आपको पहले बता दिया मिली, माइक्रो, नैनो एम्पियर 10⁻⁹ एम्पियर, नैनो के बाद पिको एम्पियर 10⁻⁻12 एम्पियर, तो पिको के बाद फेम्टो एम्पियर 10⁻⁻15 एम्पियर, और फेम्टो के बाद हेक्टो एम्पियर के फार्मूला के रूप में 10⁻18 एम्पियर। तो इसका वैल्यू आप याद रखेंगे और जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत सुविधा होगा। तो आप आज यहाँ तक कंप्लीट करें, कल जो है आपको न्यूमेरिकल बताएंगे हम। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस जो आपको दिया गया है इसका हिंदी कराते हुए भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक एक सवाल को हम बताएंगे। लेकिन आज जितना आपको पढ़ाए हैं इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे और किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप हमारे नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।